नमस्कार। आज के इस कथा कथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये श्री विशाल पांडे के अनुरोध पर आज की कहानी पाठ हो रहा है। उन्होंने पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू लिया था जो बहुत पसंद किया गया, इसलिए उनका अनुरोध था कि मैं एक कहानी प्रस्तुत करूं। ये कहानी मेरे आगामी संकलन ये तो होना ही था इस पुस्तक से है, जो वाणी प्रकाशन से आने वाली है। अब तक तो आ भी जाती, पर ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गई है। इस कहानी का शीर्षक है बिना छत वाला घर। इस समय मैं मुंबई में हूँ और आज धुआंधार बारिश हो रही है और खिड़की में से इन बादलों को देखते हुए, बरसती धार को देखते हुए ये मैं कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, बिना छत वाला घर। सुबह सवेरे रसोई में खटर पटर की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गई। उठकर गई तो देखा सौम्या गैस के पास खड़ी थी। यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? चाय बना रही हूँ। अरे तो मुझे बोलना था ना, मुझे लगा रात तुम लोग लेट आए हो तो देर से ही उठोगे। इन्हें ना सुबह 6 बजे चाय लगती है, छुट्टी के दिन भी। हाँ, मन हुआ तो चाय पी के फिर सो जाएंगे। मामा आपके लिए भी बना के रखी है, हाँ, ब्रश करके ले लेना। और वो ट्रे लेकर के ऊपर चली गई। मुझे इतना गुस्सा है। अरे आदत है तो क्या एक दिन उसमें बदलाव नहीं हो सकता? आधी रात को सोई है लड़की और सुबह सवेरे उसे जगा दिया। लड़की को आए 24 घंटे हो गए हैं। मजाल है जो 5 मिनट भी मेरे पास बैठी हो। पूरे साल भर बाद आई है कॉलेज के एल्यूमनी के लिए, इसलिए दोनों साथ पढ़े हैं, इसलिए समीर भी साथ आया है। कल सुबह आए थे फ्लाइट से, आते ही तैयार होके कार्यक्रम में चले गए। शाम ढले लौटे, फिर तैयार होके चले गए, जो रात को 2 बजे लौटे। और फिर पता नहीं क्या कार्यक्रम है। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। कोई 9:30 बजे वो ट्रे लेकर के नीचे उतरी, नहा धो करके। पार्वती करेले छील रही थी। उसे देखते ही उसने चाकू रखा, बिटिया के हाथ से ट्रे लेकर के रख दिया और फिर उसे गले से लगाते हुए बोली, अरे बिटिया काल से आई हो और हमें आज दर्शन मिल रहे हैं। मैंने कहा पार्वती हमें भी दर्शन ही मिले, कसम ले लो जो 5 मिनट बात की हो पास बैठ करके। सौम्या ने हम दोनों की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और बोली, मम्मी और भी सब्जी होगी ना कोई घर में? अरे बेटा दम आलू भी बना रही हूँ, दामाद को क्या एक सब्जी से खाना खिलाऊंगी? तुम्हें भरवा करेले पसंद है ना, इसलिए परसों से लेके रखे थे। अब कल दोनों वक्त तुम लोगों का खाना बाहर था, इसलिए आज बना रही हूँ। वो मुड़ी, फ्रीज खोला, सब्जी का ट्रे टटोल कर 4 बैंगन निकाल कर लाई और पार्वती को देते हुए बोली, काकी ये थोड़ा सा मसाला बचा करके ना इनमें भर देना। ये ना करेले नहीं खाते हैं बिल्कुल, और मिर्च ज़्यादा तेज़ तो नहीं है ना मसाले में, ये ना ज़रा कम खाते हैं। मैंने कहा पार्वती बिटिया को देखा? कहाँ तो समीर 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 की रट लगाए रहती थी, अब ये वो इन्हें उन्हें। अम्मा जी कहती हैं बड़ों के सामने ना नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक ही कहती हैं बिटिया तुम्हारी अम्मा जी, और तुम भी ठीक ही कर रही हो, पार्वती बोली। अरे हरदम का जाप कोई अच्छा लगता है? जाने कैसा फैशन चल पड़ा है आजकल। वो 15 नंबर वाली मेम साहब है ना, साहब को बंटी कह के बुलाती हैं। अरे शुरू में तो हम समझे कि बेटे को घबरा रही हैं। अरे नाम लेना है तो ज़रा ढंग से तो लो। मुझे पार्वती पे इतना गुस्सा आया। मैं उसे बता रही थी कि बिटिया कितना बदल गई है और वो बिटिया की तरफदारी करने लगी। खैर उसकी सोच तो उतनी ही रहेगी ना, पर ये बेटी, शादी को 2 साल मुश्किल से हो रहे हैं और अम्मा जी का बात उसके लिए वेद वाक्य बन गया है। खाना खाते समय मैंने समीर से कहा, बेटा अभी तो मैंने अपने मन से बना दिया कुछ भी,
शाम को क्या खाओगे बताओ, तुम्हारी पसंद से बनाएंगे। छोले पूरी, राजमा चावल, वेज बिरयानी, पाव भाजी, सांभर वड़ा, इडली डोसा, जो कहोगे सब बन जाएगा। मम्मी जी शाम को तो हम खाने पे नहीं हैं। शाम को कहाँ जा रहे हो? बुआ जी है ना। यहाँ कौन सी बुआ हैं बाबूजी की एक बहन है, मैंने शादी में आपसे मिलवाया भी था। दूर के रिश्ते की हैं, पर यहाँ मैं रहता था ना हॉस्टल में, तो छुट्टियों में अक्सर उनके यहाँ चला जाता था। इस बार भी मिलने तो जाना ही था, पर उनका हुक्म हुआ कि खाने पर आओ, और मना कर दूंगा तो उनको लगेगा कि शादी के बाद लड़का बदल गया है। मैंने कहा अरे तुम लोग क्या मेरे यहाँ सिर्फ नाम करने के लिए आए हो? मेरे हिस्से तो आते ही नहीं हो। कल दोनों वक्त तुम बाहर थे, आज भी शाम को बाहर रहोगे, और परसों सुबह तो तुम्हें चले ही जाना है। तो कल का दिन बीच में है ना मम्मी जी, वो आपके लिए रख छोड़ा है। कल हम लोग खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, बाहर खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, और कल की शाम आपकी बेटी आपके नाम। मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? क्या है, हम लोगों में से बहुतों की अभी शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों ने एक बैचलर पार्टी रखी है और सख्त हिदायत दी है कि कोई भी अपनी बीवी को साथ नहीं लाएगा। तो कल की पूरी शाम आपकी बेटी आपके पास रहेगी, खूब गप्पे मारिएगा, मेरी शिकायतें सुनिएगा, ठीक? मुझे बड़ी खुशी हुई। शाम को वो तैयार होकर नीचे उतरी तो मैं उसे देखती रह गई। कांजीवरम साड़ी, हाथ भर चूड़ियाँ, मांग भरी हुई, गले और कान में मोती के सेट। तुम लोग खाने पे जा रहे हो कि कहीं शादी में जा रहे हो? ये बोले कि पहली बार जा रहे हैं, शादी के बाद तो ट्रेडिशनली ड्रेसअप हो जाना। तो ये साड़ी वाड़ी सब लेके आई थी। हाँ, एक बार तो जाना ही था ना मिलने, खाने पे ना सही, मिलने तो जाना ही था। और मम्मी साड़ी ना ठीक रहती है सिर ढकने के लिहाज से, वो सूट पहनो तो दुपट्टा बार बार खिसक जाता है। तुम क्या वहाँ सिर ढकोगी? मम्मी वो मेरी बुआ सास हैं, उनका इतना मान तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो अम्मा जी के यहाँ तो घूंघट करना पड़ता होगा। मेरा ये प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया, क्योंकि उसी समय समीर नीचे उतरा। वो भी रेशमी कुर्ता पाजामे में था। दोनों दूल्हा दुल्हन से लग रहे थे। उस जुगल जोड़ी को देख कर के मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन अपनी बेटी को इतना बदला हुआ देखकर मन कैसा तो हो उठा। जैसा कि समीर ने कहा था, दूसरे दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की। सुबह सवेरे उठ कर के डैम पर गए, एक टपरी में चाय पी, प्याज के पकोड़े खाए, फिर बाहर शहर के बाहर बने मॉल में शॉपिंग करने चले गए। मैंने विदा की सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब दोनों साथ थे तो उनकी पसंद से कुछ कुछ खरीद लिया। समीर का बहुत मन था पिक्चर देखने का, पर हम दोनों ने मना कर दिया। अरे थोड़ा सा समय तो साथ में है, तो बोले बतियाएंगे, घूमेंगे, 3 घंटे हॉल में गुमसुम अंधेरे में बैठ के क्या करेंगे। हाँ, खाना ज़रूर हमने बाहर खाया फूड कोर्ट में। फिर घूमते घामते घर पहुँचे, 3 बज गए थे। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि हम मन से चाहे कितनी जवान बने रहें, शरीर अपनी बात कहता है। मैं जाकर जो बिस्तर पे पड़ रही तो बस निढाल हो गई। 6 बजे सौम्या ने चाय के लिए उठाया, तब भी उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन उठना पड़ा। पार्वती जो सिर पे खड़ी थी, खाना तो खैर बनना ही था, बेटी को साथ देने के लिए लड्डू और मठरी भी बनवाने थे। सुबह हम लोग बाहर निकल गए थे तो वो कार्यक्रम रह ही गया था। 7 बजे समीर पार्टी के लिए निकल गया। 8 साढ़े 8 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया। सौम्या बोली, मम्मी मैं आपके पास यहीं लेटती हूँ, ये आएंगे तो दरवाज़ा खोल दूँगी। 2 दिन से हम आपकी नींद खराब कर रहे हैं। अरे बेटा, उसके लिए इतना क्यों सोच रही हो? रोज़ ही तो सोती रहती हूँ। खैर तुम मेरे पास लेटोगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन इतना मत सोचो बेटा, इस उम्र में नींद आती कितनी है। आपको कोई सीरियल वीरियल देखना हो तो देख लो, मेरा तो आजकल सब छूट गया है। बेटा, जब कोई कंपनी नहीं होती है तब टीवी साथ देता है। अब तुम पास में हो और मैं वो नकली दुनिया क्यों देखूं, है ना? फिर मैंने कहा, अच्छा ये समीर पार्टी में गया है, वहाँ तो ड्रिंक्स वगैरह भी चलते होंगे ना? शायद। समीर लेता है? उसने जैसे मेरी बात सुनी नहीं, बोली
मम्मी दीदी रानी का क्या हाल है? कितने दिनों से फ़ोन भी नहीं किया। मैं यहाँ से फ़ोन करती हूँ ना तो कहती हैं कि मत किया करो, बहुत महंगा पड़ता है। और खुद 2-2 महीने नहीं करती हैं। मैं तो हर बार उनकी शादी के न्यूज़ की प्रतीक्षा में रहती हूँ, फिर पता चलता है कि वो एपिसोड तो ख़त्म हो गया। हाँ, प्रिया जैसे बदला लेने पे तुली हुई है। यहाँ जितने लोगों ने उसको नकारा है ना, उतने ही लोगों को वो शायद वहाँ रिजेक्ट करेगी। लेकिन मम्मी दीदी को तो किसी ने भी नहीं नकारा, उन्हें तो कोई देखने भी नहीं आया। हाँ, वो सारे नकार न बेटा मेरे लिए थे। इस देश की यही तो त्रासदी है। कोई विधवा स्त्री अगर अपने बलबूते पर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे, लायक बनाए, तो उस पर प्रशंसा की झड़ी लग जाती है। लोग सहानुभूति से भीग उठते हैं। लेकिन कोई तलाकशुदा औरत अगर यही करिश्मा करे तो उसे तिरस्कार मिलता है, उसके बच्चों को भी हिकारत से देखा जाता है। आपकी बात से ना मम्मी मुझे एक प्रसंग याद आ गया। आपको याद है आपने मौसा जी को दीदी के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए कहा था? हाँ, और किससे कहती? तुम्हारे मामा लोगों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे। मुझे याद है मम्मी, एक दिन मौसा जी दंदनाते हुए घर में घुसे थे और आते ही चिल्लाए थे, जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारी शोहरत वहाँ पहले ही पहुँची होती है। कोई लड़की देखने के लिए भी राज़ी नहीं होता, हर जगह से जलील होकर लौटता हूँ। उन दिनों दीदी की इंटर्नशिप चल रही थी। वो नाइट ड्यूटी करके लौटी थी और घर में ही थी। वो एकदम कमरे से बाहर आई और मौसा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। मौसा जी, आपको कसम है जो आज के बाद आप मेरे लिए किसी के दरवाजे गए। मुझे शादी नहीं करनी और इस देश में तो नहीं ही करनी। मैंने बाहर अप्लाई करके रखा है, मैं बाहर जाऊंगी, एडमिशन मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और अगर शादी करनी हुई और वहाँ कोई ढंग का आदमी मिला तो वहीं कर लूँगी। कम से कम उस देश में मेरी तलाकशुदा माँ के पर किसी को एतराज़ तो नहीं होगा। मौसा जी बोले, वाह खूब, जैसी खुद हो वैसे ही संस्कार बेटी को दिए हैं। याद है ना मम्मी? हाँ बेटा, सब याद है। उसके बाद जीजा जी ने 2-3 साल तक मुझसे बात नहीं की थी। लेकिन मम्मी जी, उस दिन आप चुप क्यों रह गई? आपने भी उनको करारा जवाब देना चाहिए था। बेटा, मैं सारी दुनिया को जवाब दे सकती हूँ, पर उन दोनों को नहीं। उनके मुझ पर अनंत उपकार हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया था, यही दोनों मेरे साथ खड़े थे। इनका सहारा नहीं होता तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते भी कि नहीं। मम्मी, उस दिन ना ये सारा नज़ारा देख करके मेरे मन में एक डर सा बैठ गया था। हालांकि मैं बहुत छोटी थी, शायद 11वीं कक्षा में थी, लेकिन मन में एक बात आई कि कल को कुछ सालों बाद मेरी शादी की बात उठेगी, तब भी हमें इन्हीं सब बातों से गुजरना होगा। वो बात मेरे मन में ऐसा घर कर गई कि क्या बताऊं। जब फाइनल के बाद समीर ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एकदम हाँ कर दी। समीर से मेरी दोस्ती थी, मुझे अच्छे भी लगते थे, लेकिन मुझे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं था। फाइनेंशियल स्टेटस मैं नहीं जानती थी, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि आज अगर मैंने मना कर दिया और फिर किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया तो? बेटा, मैं भी तुम्हें प्रिया की तरह बाहर भेजना चाह रही थी, पर तुम शादी के लिए इतनी उतावली लगी। हाँ, वो तो अच्छा हुआ समीर सजाती है, नहीं तो तुम्हारे घर वाले उस शादी के लिए तैयार थोड़ी होते। मेरा तलाकशुदा होना ही आड़े नहीं आया, इसका आश्चर्य होता है। बाबूजी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मम्मी। अम्मा जी ने उन्हें तरह तरह से मनाया। अम्मा जी अपने इकलौते बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी। इनकी बहनों ने भी इनकी बहुत वकालत की, तब जाके बाबूजी तैयार हुए। अम्मा जी ने मुझसे कह रखा है कि अगर पास पड़ोस में कोई पूछे भी तो ये कह देना कि पिता नहीं है। मम्मी, आपको बुरा तो नहीं लगा कि अम्मा जी ने ऐसा कहा? नहीं बेटा, उसमें बुरा क्या लगना। जिस व्यक्ति का होना न होना तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, जिसका अस्तित्व कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं, उसका होना न होना क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात कहूँ मम्मी, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो बेटा।
आपने हमारी हर इच्छा, हर ज़रूरत पूरी की, सब कुछ दिया हमें, लेकिन फिर भी मेरे मन का एक कोना ना हमेशा सूना ही बना रहा। कॉलेज में, स्कूल में जब भी लड़कियां बात करती, बात बात में पापा का जिक्र ले आती। कोई कहती आज तो पापा की डांट पड़ेगी, कोई कहती और यार पापा से पूछना पड़ेगा तभी तो जा पाएंगे, कोई कहती आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है पापा से ट्रीट लूँगी मैं, कोई कहती इन वाले सर की शिकायत ना मैं पापा से करने वाली हूँ। मेरी एक सहेली थी कॉलेज में, पता है, शालिनी, उसके तो पिता भी नहीं थे। उनकी एक बड़ी सी फ़ोटो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। शालिनी कहती हमें कभी लगता ही नहीं कि पापा नहीं हैं, हमें तो लगता है वो हैं और हमें देख रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करती हूँ, और कभी लौटने में देर हो जाती है ना रात को, तो उनके सामने से गुजरते हुए इतना गिल्टी फील होता है। और मम्मी, परीक्षा के दिनों में सारे भाई बहन माँ के पैर छूने से पहले वो फ़ोटो को प्रणाम करते थे। मुझे सुन सुन करके खूब आश्चर्य होता था और ईर्ष्या भी होती थी, और इन सब लोगों की बातें सुनकर के कभी कभी मुझे अपना वजूद बड़ा दीनहीन सा लगने लगता था। और तब मम्मी पे गुस्सा भी आता होगा ना? नहीं मम्मी, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि औरत अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कभी घर नहीं छोड़ती, वो अंतिम क्षणों तक प्रतीक्षा करती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर गिविंग मी ए क्लीन चिट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स। मम्मी, आपको लग रहा था ना मैं शादी के लिए उतावली हो रही थी। मैं शादी के लिए नहीं, मैं घर के लिए उतावली हो रही थी। मुझे एक मुकम्मल घर चाहिए था, घर जहाँ ममता लुटाने वाली माँ हो, जो तौर तरीके भी सिखाती हो और गलतियों पर डांटती भी हो, खूब लाड़ करने वाले पापा हों जो हर फरमाइश पूरी करते हों पर उनसे डर भी लगता हो। घर को लेकर ना मम्मी मेरे मन में एक कल्पना सी उभरती है। मुझे लगता है कि माँ घर के समान होती है, जो अपने आंचल में सबको समेट लेती है, और पिता छत की तरह होते हैं जो आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी से सबकी रक्षा करते हैं। कई बार मुझे लगता था जैसे अपने घर की छत उड़ गई है और हम लोग खुले में पड़े हैं। सॉरी मम्मी, बट सॉरी किस लिए बेटा? अपने मन की बात माँ से नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? और मुझे तुम्हारी ये घर की कल्पना भी बड़ी फैंटास्टिक लगी। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। वो तुरंत उठी और बाहर जाकर दरवाज़ा खोला। मेरी नींद में खलल ना पड़े इसलिए इन दोनों ने ये योजना बना रखी थी। उनकी समझदारी पे मुझे बड़ा प्यार आ गया। उसके बाद दोनों सोने चले गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। मुझे लेकिन बड़ी देर तक नींद नहीं आई। सौम्या की बात कानों में गूंजती रही कि औरत अपनी मर्जी से कभी घर नहीं छोड़ती है। मैंने 2 बार घर छोड़ा था और दोनों ही बार स्थितियां बहुत असहनीय हो गई थीं। पहली बार जब मैंने घर छोड़ा, प्रिया 5 साल की थी। उसे लेकर मैं माँ के दरवाजे जाकर खड़ी हो गई थी, और जाती भी कहाँ। बहुत हार्दिक स्वागत की अपेक्षा भी नहीं थी और वो हुआ भी नहीं। उन लोगों ने घर में ले लिया, यही बड़ी बात थी। 2-4 महीने सब ठीक रहा, फिर हर एक के चेहरे पर एक ऊब, एक खीज, एक बेजारी नजर आने लगी। मुझे लेकर के माँ बाबा सोच में पड़ गए थे। मेरा वापस लौटना सिर्फ उनकी चिंता का विषय नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। इसीलिए प्रिया को उन्होंने स्कूल में भर्ती नहीं करने दिया कि लोग जान जाएंगे कि ये हमेशा के लिए आ गई है। मैं नौकरी करना चाहती थी, कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, पर मुझे भी अनुमति नहीं मिली। मेरा वापस लौटना उनके मन पर इतना भारी पड़ा था, ये तब पता चला जब एक दिन बाबा का हृदयाघात से निधन हो गया। तब मुझे वहाँ आए 10-11 महीने हो चले थे। हम लोगों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ रोती जाती थी और कहती थी, इसकी चिंता उन्हें खा गई ने, तो वो इतनी जल्दी मरने वालों में से थोड़ी थे। ये सुन सुनकर मुझे अपराध बोध होने लगता था, पर मैं विवश थी। बाबा के जाने के बाद घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो बात अब तक सिर्फ आंखों में थी वह ओठों पर भी आने लगी, लेकिन मैं सुनने के लिए लाचार थी।
तेरही के बाद सारे मेहमानों के साथ दीदी जीजाजी भी लौट गए थे। फिर माँ को देखने के लिए 2 महीने बाद दीदी वापस आईं। उन्होंने सब नज़ारा देखा, मुझसे बोली, जब अपमान ही सहना है तो अपने घर में सहो ना, इनके दरवाजे क्यों पड़ी हो? उस छोटी सी बच्ची के मन पे क्या गुजरती होगी, कभी सोचा है? दीदी सिर्फ कहकर ही नहीं रुकी, उन्होंने जीजाजी को बुलवाया। दोनों ने मध्यस्थता करके हमारी सुलह करवा दी। मैं प्रिया को लेकर के फिर घर आ गई। कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा। फिर सौम्या का जन्म हुआ। दूसरी बेटी को जन्म देना मेरा घोर अपराध था जो कभी क्षमा नहीं किया गया। अब लगता है कि बेटी का तो बहाना था, खुन्नस कुछ और ही रही होगी। लेकिन दूसरी बार फिर स्थितियां असहनीय होने लगी थीं। लेकिन अब माँ के यहाँ जाने का मेरा साहस नहीं था। मैंने दीदी को लिख भेजा कि इस नरक में तुम ही मुझे छोड़ गई थी, तुम ही मुझे यहाँ से निकालोगी, नहीं तो मैं इन दोनों को लेकर के किसी दिन किसी कुएं में छलांग लगा दूंगी या रेलवे की पटरी पर लेट जाऊंगी। दोनों मियाँ बीवी भागे भागे आए और हमें अपने साथ ले गए। करीब 3-4 साल मैं उनके साथ रही। वहीं मैंने अपना MA पूरा किया, BEd किया। तलाक की सारी प्रक्रिया भी वहीं पूरी हुई। हाथ खर्च चलाने के लिए मैं छोटी मोटी ट्यूशनें कर रही थी। उसके बाद BEd करने के बाद मुझे नौकरी भी मिल गई। फिर मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। उनके ऊपर कितने दिन बोझ बनती। फिर मैंने डरते डरते माँ के पास खबर भेजी। माँ बिना किसी ना नुकर के एकदम आ गई और अंत तक मेरे पास बनी रही। घर का वातावरण कितना विषाक्त हो गया था, इसका ये प्रमाण था। घर और बच्चे माँ को सौंपकर मैं निश्चिंत हो गई। नौकरी के साथ साथ मैंने PhD की भी तैयारी शुरू कर दी। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च भी बढ़ रहे थे। आय के स्रोत ढूंढना ज़रूरी था। संयोग से PhD के बाद मुझे स्थानीय कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई। ज़िंदगी थोड़ी ढर्रे पर आ गई। मैंने तय किया कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दूंगी, अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी। प्रिया ने MBBS किया। वो बाहर जाना चाह रही थी। मैंने उसे लोन लेकर भेजा। अब वो धीरे धीरे लोन चुका रही है। सौम्या ने इंजीनियरिंग की और उसके बाद उसने शादी करनी चाहिए। मैंने यथाशक्ति धूमधाम से उसकी शादी कर दी। मैंने अपने बच्चों को वो सब दिया जो मध्यम वर्गीय माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन सौम्या कहती है कि उसके मन का एक कोना खाली ही रह गया। उस सूनेपन को भरने के लिए वो जी जान से लगी हुई है। पति की सेवा में जुटी हुई है, उसका हर एक शब्द झेल रही है। सास ससुर की आज्ञाकारिणी बहू बनी हुई है। सारी परंपराओं का निर्वाह कर रही है और कितनी विनम्र हो गई है कि मुझे भी आप कहकर संबोधित कर रही है। बेटी की ये जी तोड़ कोशिश देख करके मेरा मन भर आया है। सुबह दोनों तैयार होकर ही नीचे उतरे। नेवी ब्लू स्कर्ट और सफ़ेद फ्रिल वाली टॉप में वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। हाय कितनी प्यारी ड्रेस है, मैंने कहा। अच्छी है ना? ये ना पिछले महीने जर्मनी गए थे ना, वहाँ से लाए थे। आज पहली बार पहनी और डरते डरते कि अरे मैं क्या इतनी दकियानूस हूँ। पर अब ये बताओ कि तुम्हारा टीका करूँ कि नहीं? इस ड्रेस पे वो और तो नहीं लगेगा? मम्मी, ड्रेस अपनी जगह है और परंपरा अपनी जगह। ड्रेस के लिए हम अपने संस्कार तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, और तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर क्यों बैठी हो? तुम हमारे साथ एयरपोर्ट नहीं चलोगी। मुझे मालूम है वहाँ से लौटते समय तुम बेहद उदास हो जाती हो। सौम्या ठीक कह रही है मम्मी जी, समीर ने कहा। आप इतनी दूर जाकर वाकई परेशान होंगी। वहाँ तो बाहर से ही टाटा करना पड़ता है, आप यहीं से कर दीजिए। मैंने फिर जिद नहीं की। मुझे तो लालच था कुछ देर और उनके साथ बने रहने का। फिर मैंने मन को समझा लिया। जाते समय दोनों ने मुझे प्रणाम किया। मैंने समीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, आयुष्मान भव। फिर सौम्या को गले से लगाकर खूब प्यार किया और मन ही मन आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर की छत सदा सलामत रहे।